गो अहेड बताएं क्या चक्कर है। सर अभी मेरा एज है 49 हाँ 49। और मेरा मेरा बिजनेस है इंडिया में अभी फिलहाल। हाँ मेरा बिजनेस करीबन 20 साल से है। एक सेकंड। अच्छा ठीक है, हाँ किस चीज़ का बिजनेस है? हाँ, मेरा प्रिंटिंग प्रेस है। प्रिंटिंग प्रेस। अच्छा वो छापते हैं कोई कार्ड्स स्टेशनरी क्या? एवरीथिंग 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 इन प्रिंटिंग में आपका ब्रोशर लेके आपका विजिटिंग कार्ड लेटर स्टेशनरी एवरीथिंग बैनर हाँ ठीक जो है, आप देखते हैं वो सब तो। समझ गया। हाँ मेरा मेरा लड़का है 21 ईयर्स का अभी। अच्छा ओके। हाँ और मेरी डॉटर है शी इज 13 ईयर्स ओल्ड ओके एंड सुन रहा स्पाउस। हूँ, मैं सुन रहा हूँ, गो अहेड। मेरा एजुकेशन हुआ है 12th तक है 10+2। अच्छा ओके मुझे अभी मैं देख रहा हूँ बॉक्स ओनर ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम जो है कनाडा हाँ के लिए। हाँ। उसमें मैं ट्राई कर रहा हूँ। या ओनर उसके ऑपरेटर के बाद बारे में आपको क्या मालूम है? क्या किसने बताया आपको? पहले ये बताओ आपको मालूम क्या है ओनर ऑपरेटर के बारे में? हाँ मैंने आपका एक यूट्यूब में देखा था, एक आपका वीडियो था जो ना काफी पुराना हाँ है। हाँ तो वो हाँ वो देखा मैंने तो उसमें मुझे थोड़ा बहुत समझ में आ गया कि क्या करना है एग्जैक्टली कि एल एम आई लगेगा उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत करना होगा, इन्वेस्टमेंट करना होगा उसमें। हम्म और बाकी फैमिली का पेयर हो जाएगा 2 साल के बाद। ओके। दो साल ओनर दो ओनर साल के बाद ऑपरेटर की ओनर ऑपरेटर की आपने पहले कोई एप्लीकेशन कर रखी है? किसी ने आपको कहा है ओनर ऑपरेटर के बारे में, या क्या कैसे और कुछ है? कोई एप्लीकेशन अभी चल रही है? अभी तक फिलहाल कुछ नहीं। मैंने एक कैलगरी में एक कंसल्टेंट है उससे बात किया मैंने और हाँ वो प्रॉपर रिप्लाई दे नहीं रही है। मतलब थोड़ा सा पता नहीं, मेल पे रिप्लाई चल रहा है, बातचीत चल रहा है मेल पे, पर उनका रिप्लाई आ नहीं रहा है प्रॉपर। उन्होंने रिटर्नशिप एग्रीमेंट भेजा था मुझे जिसमें उनका कंसल्टेशन फीस वगैरह सब मेंशन किया हुआ है। हाँ हाँ और हाँ हाँ उन्होंने बोला कि पहला आप एडवांस कुछ $1,500 डालने के बाद ही हम लोग बात करेंगे करके। हाँ हाँ। तो अच्छा अच्छा। मैं उनसे बोल रहा था कि आप मुझे एक बार तो एटलीस्ट बता दो ना कि क्या प्रोसेस है। मुझे तो आना ही है, मुझे तो करना ही है, पर प्रोसेस तो समझ में आना चाहिए मुझे। हाँ हाँ ठीक है ठीक तो है। मुझे कुछ आ, मेल पे उसका रिप्लाई नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने फिर आपको सोचा मैं बात करूँ एक बार, क्योंकि आपका मैं काफी वीडियोस फॉलो करता हूँ मैं। अच्छा बात यह है कि ओनर ओनर ऑपरेटर की जो अप्रूवल रेट है ना, पहली बात वो कम है। सबसे पहली बात सुन, ध्यान वाली बात है कि ओनर ठीक ऑपरेटर हर एक को नहीं मिलता, पहली बात। दूसरी बात यह है कि उसका जो क्राइटेरिया है बहुत ही स्पेसिफिक है, यूनिक है। फर्ज है। करो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर आपने एक बिजनेस प्लान दिया उन्हें कि मेरे को आके कनाडा में प्रिंटिंग प्रेस लगानी है या कोई भी बिजनेस करना है, तो उसमें आपका रोल यूनिक है, आपके बगैर वो बिजनेस सर्वाइव करेगा या नहीं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि इट्स अ वेरी जनरल बिजनेस। आई विल गिव यू वन एग्जांपल कि अगर कोई शेफ है और उसके पास एक स्पेशल कुजीन है वो बनाता है, और उस कुजीन के बगैर रेस्टोरेंट सक्सेसफुल नहीं होगा, तो ठीक उसमें एक ओनर ऑपरेटर को जस्टिफाई करना जरूरी है कि जब तक मैं नहीं उसको कंट्रोल करूंगा रेस्टोरेंट को, मेरे बगैर ये रेस्टोरेंट सक्सेसफुल नहीं होने वाला। सो देयर इज अ डायरेक्ट लिंकेज बिटवीन द ownership of the business and the success of the business, which बराबर। is which cannot be said about a printing business. I hope maybe ऐसा कुछ नहीं, शायद कोई वो तो प्रिंटिंग मेरे में को भी हाँ, नहीं जहाँ तक मेरा। मेरे को ये लगता है अच्छा कि मेरे को ये लगता है कि अप्रूवल रेट आपके बिजनेस में, आपके स्पेसिफिक आपके बिजनेस में कम होगा। ये दूसरी प्रॉब्लम है। तीसरी ओके प्रॉब्लम ये भी है तीसरी प्रॉब्लम ये भी है, जब तक आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, जैसे आपका एलएमआई अप्रूव हो गया, एलएमआई में आजकल कोरोना वायरस है, इट मे टेक हाँ हू नोस 4 मंथ्स 6 मंथ्स, क्या कह बराबर सकते हैं। जब तक आपको वर्क वीजा इशू नहीं होगा, जब तक आपको वर्क परमिट आके आप यहाँ पर आके काम नहीं करोगे, डेट मीन्स ये नहीं कि वहीं बैठे बैठे आप यहाँ आके बराबर। काम नहीं करोगे, एंड क्लोज टू अबाउट 1 ईयर 2 ईयर, तब तक आपको उसमें, और अल्टीमेटली जाना आपको एक्सप्रेस एंट्री में पड़ेगा। अब अच्छा अब फाइनली उस बिजनेस में सक्सेसफुल होगा नहीं होगा, या उसके अंदर सेल्स आपकी बढ़ेंगी और उसमें एम्प्लॉयज रखेंगे, आप एक दो हायर करने पड़ेंगे, तब जाके बराबर। आपका जो
एक्सपीरियंस एज द ओनर ऑफ द बिजनेस और एज अ लाइक अ जनरल मैनेजर और समबडी इन द बिजनेस, तब जाके वो काउंट होगा। तो अभी दिल्ली बहुत दूर है, दैट मींस देयर आर लॉट हाँ ऑफ नहीं इफ्स, देयर आर लॉट ऑफ इफ्स एंड बट्स कि ये होगा नहीं होगा और कैसे सक्सेसफुल होगा। इसलिए मेरे को लगता है कि ये आइडिया है, जो आइडिया इज नॉट प्रैक्टिकल फॉर यू राइट नाउ। मेरे को लगता है, अंदर से एक फीलिंग है कि इसमें आप अपने पैसे वेस्ट कर लोगे। दैट्स व्हाई मे बी वो कैलगरी वाले लॉयर है, जो भी कुछ है, वो जो शायद आपको, विच आई डोंट वांट टू नो कि वो क्यों नहीं कर रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटी कम दिख रही है हमें। अगर वो लेते भी है केस तो होगा नहीं होगा, क्योंकि और आखिरी बात, चौथी बात ये है कि आजकल कनाडा में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है, और बराबर। अनएम्प्लॉयमेंट, एवरीथिंग इज डाउन, कोई किसी को हायर नहीं कर रहा। मतलब इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है कि जो एलएमआई का पर्पस होता है कि बाहर से आके वर्क परमिट करेगा, यहाँ पर ऑलरेडी कैनेडियन सिटीजन्स, यू नो, पीपल हु आर लिविंग हियर परमानेंटली, उनके पास जॉब नहीं है, तो गवर्नमेंट क्यों किसी फॉरेनर को अलाउ करेगी, विच इज़ वेरी ऑब्वियस। सो इस करके जो माहौल है, मतलब फॉर द नेक्स्ट 6 months इज नॉट फेवरेबल फॉर समबडी लाइक यू फॉर ओनर ऑपरेटर वीजाज। ये मेरा बट प्रोफेशनल इंटरप्रिटेशन है। बट हम लोग जब इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसके बावजूद भी। हाँ, वो एक अलग बात है, ओनर ऑपरेटर नहीं है, वो अलग बात है। अगर आपके पास पैसा है, लेट्स से कि आपके पास, आप कभी कनाडा आए हैं पहले? हाँ मैं अभी जनवरी में आया था। अभी आपका वीजा वैलिड है? हाँ वैलिड है। हाँ। जनवरी में आके कहाँ गए थे आप? कैलगरी गए थे? नहीं कलकत्ता नहीं, मैं ब्रैम्पटन में था, टोरंटो में था, ब्रैम्पटन में। अच्छा, टोरंटो में थे। अच्छा, टोरंटो में थे। अगर आप टोरंटो में गए और आपने देखा वहाँ पर कोई प्रिंटिंग प्रेस वगैरह का बिजनेस चेक किया आपने, क्या क्या देखा वहाँ पर, क्या पता किया? वहाँ पे तो ठीक ठाक है, मतलब वहाँ पे तो अच्छा स्कोप दिख रहा था, पर वहाँ पे बहुत कॉस्टली है, मतलब कुछ रेंट आउट करना है स्पेस हाँ, या हाँ। बजट के बाहर तो है। तो आप ये सोचो कि स्पेस रेंट करनी, फिर उसकी इक्विपमेंट लेना, उसकी मशीनरी लेनी, जो भी उसको वो कहते हैं ऑफसेट प्रिंटिंग है, और जो भी कुछ है उनका, जो भी वो करना, और उसको फिर एक आध बंदे को हायर करना, एम्प्लॉय करना, ये सारा जो टर्न की प्रोजेक्ट है, मेरे ख्याल है, आई मीन दिस, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन प्रिंटिंग, मेरा ख्याल है कि कम से कम आपको 4-5 लाख डॉलर चाहिए। बराबर। मेरे ख्याल है कि आपको 2-2.5 करोड़ प्लस आपको इंडिया का पैसा चाहिए, कैश, ये नहीं कि लोन, मतलब यू नीड कैश कैपिटल नहीं टू नहीं। गेट स्टार्टेड। हाँ तो इसमें इसमें ये काम आप कर सकते हो, बशर्ते कि आप टोरंटो नहीं जाओ, आप किसी छोटी जगह चले जाओ, जैसे मैं रहता हूँ, मैं जैसे मैं आई एम इन मैं एल्बर्टा। टोरंटो की बात, हाँ मुझे टोरंटो नहीं चाहिए, मैं अल्बर्टा में ही सोच रहा था। हाँ, तो अल्बर्टा में कोई पैकेज। लेकिन अल्बर्टा में ये स्कीम अवेलेबल नहीं है। ये जो, ये इसको एंटरप्रेन्योर कहते हैं, इसको एंटरप्रेन्योर पीएनपी कहते हैं। और ये जैसे ओंटारियो है, तो जैसे ओंटारियो प्रोविंस है, अल्बर्टा है, सैस्कचुअन है, मैनिटोबा है, नोवा स्कोशिया वगैरह है, बीसी भी, ब्रिटिश कोलंबिया भी है। तो हमारी जो प्रोविंस है अल्बर्टा है, हमारे उससे सस्ती है, मतलब इतना कॉस्ट नहीं है। जैसे कोई आदमी मुंबई में रह रहा है, नरीमन पॉइंट में, और दूसरे रह रहा है थाने में, तो फर्क तो होगा, खाने में। फर्क होगा, हाउसिंग कॉस्ट है, सबका फर्क होगा। तो अगर आपको वाकई ये, अगर आपके दिमाग में है कि आपको बिजनेस करना है और इमिग्रेशन करनी है विद दिस, तो आपको मैं ये राय दूंगा कि आप ओनर ऑपरेटर को छोड़ दें। आप दोबारा से, आपके पास वीजा वैलिड है, विच इज अ गुड न्यूज़ फॉर यू। आप जब भी ये कोरोना वायरस खुलता है तो आप आएँ, और मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सस्ती जगह पे जाएं। आप गो टू मैनिटोबा और सैस्कचुअन, दोनों में से, इन दोनों में से आप जाएं, विनिपेग या सैस्कचुअन जाएं वहाँ पर, और वहाँ पर एक आध हफ्ता जाके सर्च करें, सर्वे करें, मिलें जो, और जो दूसरे लोग हैं जो करते हैं, प्रिंटिंग वाला काम करते हैं, उनसे मिले, और किसी का बिजनेस बना बनाए खरीद लें, या बना बनाए बराबर। खरीद लें, या उसमें पार्टनरशिप डाल लें। वो थोड़ा सा इजी पड़ेगा, क्योंकि अगर शुरू से बराबर। करेंगे तो उसको लाइसेंस लेना, फिर करना, फिर मशीनरी एंड मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग, आई थिंक इट्स अ लॉन्ग हाँ लैग टाइम, डिले टाइम करना। तो अगर आप किसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपको अपने मतलब का मिलना चाहिए, तो वहां पर जो स्टार्टिंग जो है, वो करीब आपका 1.5 लाख से 2 लाख, लेट्स से के 3 लाख तक आपका, जो अगर आपका इन्वेस्टमेंट होता है, तो 3 लाख में आपकी जो इन्वेस्टमेंट से आपकी जो एक एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन कहते हैं इसको, एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन पीएनपी, थ्रू प्रोग्राम। पीएनपी कहते हैं। तो यूरोपियन की। अगर आपका प्रोजेक्ट सही है, मतलब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आप उसको मैनेज करोगे, आपसे वो उनकी एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, मिनिमम 1 एम्प्लॉय, क्रिएटिंग जॉब्स, तो आपको वो नॉमिनेट कर देंगे, और उससे आपका पीआर लग जाएगी विद फैमिली। सो विद फैमिली मींस हस्बैंड वाइफ, और ओके। जो बच्चे हैं लेस देन 22, अब ये 21 वाला अगर क्रॉस कर गया तो ही इज आउट। सो जो भी बराबर। करना पड़ेगा आपको 22nd बर्थडे से पहले होना चाहिए।
वो आइडिया ओनर ऑपरेटर को छोड़ दें आप। अगर आपको ओनर ऑपरेटर करना, अगर आपको करना ही है, अगर करना है ओनर ऑपरेटर को, तो अभी तो होने वाला नहीं है। लेकिन अभी अगर आप आते, क्योंकि अभी तो एयर ट्रैवल नहीं है, जब तक ये बेरोजगारी की चीज खत्म नहीं होगी तब तक मैं नहीं समझता कि LMIA किसी को मिलने वाला है। मेरे पास एक कल परसों किसी का एक ईमेल आया, मैं उसका नाम भूल गया, उसने मेरे को बताया, मेरे ख्याल आई थिंक न्यू दिल्ली पंजाब वाला से कहीं है, उन्होंने ओनर ऑपरेटर किया था, लेकिन वो अभी तक शायद आए नहीं यहाँ पर, और उन्होंने एक्सप्रेस एंट्री लेकर उसको पहुंच डाल दिया। अभी तक उनकी एक्सप्रेस एंट्री की 1 साल से एप्लीकेशन पेंडिंग है। अभी उसने मेरा, आई डिडंट टॉक टू हिम, बट उसने बताया मेरे को 1 साल से पेंडिंग है। तो मेरे को लगता है कि क्योंकि वो आ नहीं पाए या नहीं कर पाए, सॉफ्टवेयर IT का काम है, तो इस करके वो एप्लीकेशंस का कोई फायदा नहीं हुआ उन्हें। तो ओनर ऑपरेटर का एक बहुत ही यूनिक एक सेगमेंटेड अप्रोच है। इट डज नॉट फ्लाई इन ऑल केसेस, बट ईदर वे अगर आपको ओनर ऑपरेटर भी करना है, क्योंकि उस ओनर ऑपरेटर में इसमें फर्क ये है, थोड़ा डिसएडवांटेज एडवांटेज समझ लें, कि ओनर ऑपरेटर में आपको इतना इन्वेस्टमेंट नहीं करना, जो भी आपका बिजनेस है आप उसके से करेंगे, लेकिन इसमें इन्वेस्टमेंट करना। लेकिन ओनर ऑपरेटर में प्रॉब्लम ये है कि PR इतनी जल्दी नहीं होगी। PR करने के लिए आपको फिर 1 आध 2 साल आपको काम करना है, रेवेन्यू जनरेट करनी है, सेल्स करनी है, वगैरह वगैरह सब, जो आपका बिजनेस स्टैब्लिश करके फिर जो एक्सपीरियंस है, एक्चुअली जो की जो चीज है कि उसका जो एक्सपीरियंस है, क्योंकि आप अपने को एज अ GM शो कर रहे हैं, सो इट्स अ स्किल लेवल 0 लेवल एक्सपीरियंस, उसको लेकर देन यू कैन यूज एक्सपीरियंस। बाकी बाद में फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे, क्योंकि अगर बिजनेस छोटा है, आई एम जस्ट गिव यू एन आइडिया, जैसे आपने प्रिंटिंग प्रेस खोली और आप मालिक हैं और एक आध आपके पास एम्प्लॉय है, तो वो हो सकता है कि इसको मैनेजरियल लेवल एक्सपीरियंस माने ही ना। जो सीनियर मैनेजर होता है वो होता है जिसके अंडर काफी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एंड ही इज सफिशिएंटली हाई ऑन द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको वो अगर नहीं मानेंगे तो एक्सप्रेस एंट्री में कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर आपको धंधा करना ही है, बिजनेस करना है और PR लेनी है, तो आई थिंक आई रिकमेंड एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन मोर देन द ओनर ऑपरेटर इमिग्रेशन। सो दैट इज माय अप्रोच। बाकी अगर आपके 2 बच्चे हैं ना? हाँ, 2 बच्चे हैं। हाँ, एक 21 साल का है, दूसरा कितने साल का? 13 18 और 13 साल का। अच्छा, 13 साल का। अच्छा, तो उनके लिए तो जो 21 साल का है, अगर उसको अगर आपको पेशेंस, अगर यू नो वी डोंट नो कि आप कब आएंगे, कब होगा सेटअप होगा, अगर 21 साल वाले का अभी क्या कर रहा है वो? अभी 12th कंप्लीट किया है, अभी वायरस की वजह से थोड़ा रुका हुआ है। नहीं, जो 21 इयर्स का है, हाँ, वो लेट नहीं हो गया? 12वीं तो मेरे ख्याल 18 साल तक लेते। 12th करके उसने डिप्लोमा किया HND, यहाँ पे UK से किया, लंदन से किया उसने। HND मतलब क्या? क्या हॉस्पिटैलिटी क्या होते हैं? HND क्या है? HND डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग। डिप्लोमा इन मरीन इंजीनियरिंग किया है उसने। अच्छा, कितने, 2 साल का, 3 साल का? 2 साल का। अच्छा, कोई जॉब एक्सपीरियंस है उसका? नहीं, अभी चल रहा है उसका, अभी कोविड की वजह से थोड़ा रुक गया है, तो अभी चल अच्छा, रहा है उसका। तो मेरा सजेशन उसके लिए ये है, आपके लिए भी ये है कि आप अपने बेटे को पहले भेज दें। आपका तो जब आप आए या ना आए वो एक बात की बात है, अपने बेटे को आप स्टूडेंट एडमिशन करा के किसी भी यूनिवर्सिटी में, चाहे टोरंटो में जाना, इट डजंट मैटर, अगर आपको छोड़ो, अगर आपको जाना ही मैनिटोबा सैस्कैचुअन है तो उसको भी वहाँ भेज दें। किसी भी यूनिवर्सिटी में 4 साल की डिग्री है, बैचलर्स डिग्री इन नॉटिकल साइंसेज, मैरीन, जो भी आपको आपके पसंद उसकी मिलती है, उसको एडमिशन करा दें। ये जो सेशन आएगा, जो जनवरी 2021 जो सेशन आएगा उसमें इसका एडमिशन करा दें। और अभी क्योंकि ये कोरोना वायरस करके अभी एकदम से स्टूडेंट का खुलने वाला है, मतलब कि कनाडा को स्टूडेंट की जरूरत पड़ने वाली है आगे, तो स्टूडेंट का मेरे ख्याल अच्छा स्कोप है इन द कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स के स्टूडेंट, क्योंकि इंडिया चाइना से स्टूडेंट को चाहिए, क्योंकि अदरवाइज यूनिवर्सिटी के पास स्टूडेंट ही नहीं है इस वक्त। तो उसको करा दे, उसको स्टूडेंट वीजा लेकर उसको यहाँ से आप सोचें कि आप सितंबर में अक्टूबर में अप्लाई करेंगे वीजा, तो बाय दिसंबर ही कैन फ्लाई आउट होपफुली, अगर कोरोना वायरस ठीक हो जाए। ये मेरा मशवरा है, उसको आप पहले एडवांस में भेज दें उसको। ओके, तो उसके आगे क्या प्रोसेस होगा अगर उसको स्टूडेंट वीजा में भेज दिया? उसका आगे वो जितनी पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद उसको ओपन वर्क परमिट मिलेगा, और ओपन वर्क परमिट करने के बाद जब एक्सपीरियंस होगा तो स्टूडेंट तो सारे PR बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास एक एक्सपीरियंस होता है, और छोटी उम्र है, ऑफ कोर्स छोटी उम्र से उसके पॉइंट्स आगे होंगे, इंग्लिश भी अच्छी होगी ऑफ कोर्स, तो उसके तो PR अपने अपने इंडिपेंडेंट बेस पे बन जाएगा, उसको फादर की जरूरत नहीं पड़ने वाली। अच्छा, और अगर जो अगर आपके पास अगर तो आपका
एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन होता है जब भी ये खुलता है, तब तो आपके जो 13 साल वाला बच्चा है वो भी आपके साथ बन जाएगा, फिर तो कोई कोई चक्कर नहीं है। अगर खुदा ना खास्ता अगर आपका प्रोग्राम नहीं बनता है, आपके पास वीजा है, आपका बिजनेस चल रहा है कनाडा में, बिजनेस जमा नहीं जमा वी डोंट नो, आप यू नो यू कैन थिंक अबाउट कि आते जाते रहो एंड यू ट्रैवल अप एंड डाउन, कुछ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर लो, जो कुछ ना कर लो। अगर जो 13 साल वाला बच्चा है उसको भी आप एक किसी प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में, ऑफ कोर्स वो एक्सपेंसिव जरूर है, लेकिन अगर आपको आपकी मर्जी, अगर इफ यू कैन अफोर्ड है, तो उसको भी आप प्राइवेट बोर्डिंग स्कूल में भी स्टडी वीजा पे डाल सकते हो। तो वो मेरे ख्याल 13 साल वाला बच्चा मेरे ख्याल ग्रेड 7 में है कि 8 में, किस में है? मैं अभी 9th में। 9th में, हाँ, तो उसको आप 10वीं में डाल सकते हो यहाँ पर। तो 10वीं 11वीं उसकी फीस जरूर लगेगी साल की, यू नो वेरेवर दैट इज। पर मेरे को लगता है कि जो इंडिया में जो कॉस्ट है पढ़ाई की, कितना कितना खर्चा देते हैं इंडिया में उसका स्कूलिंग का साल का? स्कूलिंग साल का इंडियन रुपीस के हिसाब से 2 लाख तक जाता है। 2 लाख है, हाँ। तो अगर आपको कनाडा में एडमिशन कराना है उसका ग्रेड 10 में, तो करीब करीब मैं समझता हूँ कि 12-13 हज़ार डॉलर लगेगा साल का। अच्छा। अबाउट 5 लाख, 5.5 लाख रुपए लगेगा साल का। लेकिन उसको भी आके पड़ेगा, और जहाँ भी वो बड़ा भाई है तो वहाँ भी दे कैन ऑल बी इन द सेम सिटी इफ यू वांट टू। मीनवाइल आप अपनी तैयारी करें, जब भी आपको खुलता है तो आप आके अपना एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन ले सकते हैं। मैनिटोबा का आप देख ले, आई कैन सेंड यू अ लिंक इफ यू मे। मैनिटोबा इज अ गुड प्लेस फॉर यू। एक तो छोटी जगह है, और वहाँ पर खर्चे, मकान भी सस्ते हैं वहाँ पर, खर्चे भी इतने नहीं है। बाकी प्रिंटिंग बिजनेस आप करते हो जहाँ पर है, तो वो तो ऑनलाइन, यू कैन टेक ऑनलाइन ऑर्डर्स, इट टेक्स टाइम टू सेट अप एनी बिजनेस। जैसे मैं पहले जैसे विजिटिंग कार्ड वाला लेटर छपवाता था, तो आई यूज ऑनलाइन सर्विस कॉल विस्टा प्रिंट, सुना है आपने? हाँ, पता है इंडिया में भी। हाँ, इंडिया। सो वो विस्टा प्रिंट इस अमेरिकन कंपनी, आजकल तो सारी दुनिया में उनकी वो ब्रांचेस हैं। तो विस्टा प्रिंट में क्या है कि अब जैसे अगर मेरे को अपनी कोई स्टेशनरी ऑर्डर करनी है, कुछ है, तो आई जस्ट गो टू विस्टा प्रिंट, वहाँ पर ऑनलाइन में ऑनलाइन कर दो, एंड देन यू कैन ऑर्डर। मैंने इंडिया में भी कई कई बार ऑर्डर किया उससे, और तो इट इज़ वेरी कन्वीनियंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि आजकल के वो जो जो प्रिंटिंग बिजनेस का भी एवरी मॉडल हैज चेंज। सो आप बड़े शहर में रहो या छोटे शहर में रहो, इट हैज हार्डली ऑफ एनी डिफरेंस राइट नाउ। मुझे ये पूछना था कि जैसा अभी कोई बता रहे कि ओनर ऑपरेटर में अगर आपका इंडिया में कोई एक अलग बिजनेस है और आप उधर जाकर दूसरा कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं कनाडा में, वो भी कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसका जो की चीज समझने वाली है कि जस्टिफिकेशन क्या है ओनर ऑपरेटर को वीजा देने के लिए। जो एक प्रोसेस है, जैसे आप टोरंटो में देखा होगा आपने कि हर एक इंसान सोचता है कि मेरे को जॉब मिल जाए। जॉब लेने के लिए LMIA चाहिए होता है, LMIA के बाद जस्टिफाई होकर होता है कि हाँ भी वर्कर चाहिए, जैसे कोई ट्रक ड्राइवर है, कोई अकाउंटेंट है, कोई टीचर है, कोई नर्स है वगैरह। तो उसको एक जस्टिफाई करना पड़ता है कि लोकल कैनेडियन सिटीजन्स अवेलेबल नहीं है फॉर वर्क, दैट्स व्हाई वी हैव टू हायर अ फॉरेनर। तो ओनर ऑपरेटर की क्या जस्टिफिकेशन है कि ओनर ऑपरेटर को क्यों वर्क परमिट दिया जाए? वो जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि ओनर ऑपरेटर जैसे शेफ है कोई, तो कोई स्पेशलाइज चीज है जो वो इंसान ही कर सकता है, तभी तो देंगे वीजा। अदरवाइज देने का मतलब क्या है? आई विल गिव यू अ सेकंड एग्जांपल। जैसे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर है, कोई IT का कोई स्पेशलिस्ट है, तो वो उस IT सिक्योरिटी करता है, जो भी करता है, तो उसको खुद नॉलेज है कि वो कैसा प्रोग्राम बनाए, जो भी कुछ बनाए, तो उसके बेस पे ही आगे कंपनी चलेगी। जब वो जो आदमी ही अगर नहीं आ पाएगा, तो वो कंपनी चलाएगा कौन, कैसे होगा? एंड दैट्स हाउ इट गोस। तो ये चक्कर है। बाकी ओनर ऑपरेटर के बारे में अगर कोई सवाल पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, और आप पूछ सकते हैं सवाल कोई। लिखा था मैंने। हाँ, बोले। अगर मुझे बाई चांस ओनर, अभी मैंने एक BC का भी देखा हुआ है, बिजनेस एंटरप्रेन्योर का। एक BC में दो, आप मेरे ख्याल से आपका एक वीडियो देखा था मैंने, जिसमें आपने मैनुअल आपने लिंक दिया था, मैंने डाउनलोड करके पूरा पढ़ा, उसका पढ़ाई किया था मैंने। हाँ, एक वहाँ पर मैनुअल उसकी 50 पेज की मैनुअल है। हाँ, एक रीजनल पायलट प्रोग्राम था और एक मेन वैंकूवर का था। तो उसमें तो इन्वेस्टमेंट भी थोड़ा कम है, और उसमें थोड़ा इजी लग रहा था मुझे, मतलब पेपर वर्क वगैरह थोड़ा लगेगा उसमें, पर एजुकेशन भी कम लगेगा। उसमें प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि आपको वहां पर वैंकूवर एक बार जाना पड़ेगा, और वैंकूवर एक मेट्रोपॉलिटन प्लेस है, और वैंकूवर से जितनी दूर आप जाओगे, जैसे 50
मील और 100 ओरिजिनल मील अगर पायलट दूर जाओगे तो छोटे छोटे जैसे वो गांव बने, गांव मतलब के छोटे छोटे वो हैं, एक हैमलेट्स हैं, तो वहां पर जा, 70,000। हाँ, तो उसकी उसकी लिस्ट दी होगी एक्चुअली, उसकी लिस्ट हाँ, वहां पर आपको वेबसाइट मिल जाएगी। तो वहां पर जाके कुछ वहां के जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला होते हैं, आपको उनसे जाके पहले मीटिंग करनी पड़ेगी कि तो भाई वो जो आपको, वो जो कम्युनिटी बोला है, कम्युनिटी से परमिशन मिलना चाहिए या कोई लेटर मिलना चाहिए, हाँ एक हाँ, तो रिप्रेजेंट करना चाहिए, वो वो क्या आपको चीज? इंडिया में बैठे बैठे नहीं होना पड़ेगा, आपको एक बार फ्लाई करके आपको वैंकूवर जाओ, और वहां आपको कम से कम 2 हफ्ते का वहाँ प्लान करना चाहिए, 2 हफ्ते आपको चाहिए यहाँ पर घूमने के लिए। और सबसे जाके वहां मिलो, उनको फोन करो, उनसे मीटिंग लो, और उनसे पूछो कि भाई यहाँ पर हम प्रिंटिंग प्रेस लगाना चाहते हैं। तो अगर वो कहेंगे हाँ, तो वो आपकी हेल्प करेंगे फिर। तो जब तक वो रेकमेंड नहीं करेंगे कि हाँ हम यहाँ पर रिकमेंड हमें कर। चाहिए, तब तक आपको होगा नहीं। बात अच्छा, इतनी है। अच्छा। और उसके लिए हम डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, कोई कंसल्टेंट नहीं, यू कैन अप्रोच डायरेक्टली। अगर आपको उनके ईमेल एड्रेस मिलते हैं, अगर आपको उन कम्युनिटी के ईमेल एड्रेस वेबसाइट मिल जाते हैं, तो अपना एक हम्म। रेज्यूमे बना के, अपना जो आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है बना के, आप अभी से उनको ईमेल करना शुरू कर दें। तो उनसे ओके। बोलें कि भाई ठीक है, मैं यहाँ पर अगस्त सितंबर में आऊँगा, यहाँ पर आपसे मिलूंगा, लेकिन आप कृपा करके मेरे को बता दें कि भाई मैं इतना इन्वेस्टमेंट कर सकता हूँ और प्रिंटिंग प्रेस खोलना हूँ, आपकी कोई पॉलिसी है, आप कोई हमें हेल्प करेंगे। तो आप 5-6 को अगर आप ईमेल करेंगे, तो हो सकता है एक आध बोले कि हाँ ठीक है जी, आ जाओ जी, हम वी विल हेल्प यू। ये देखिए, जैसे आप इंडिया में भी होता है ना, चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं, जैसे हाँ, हाँ, जो अगर आपको इंडस्ट्री लगानी है, तो आप राजस्थान में इंडस्ट्री लगा सकते हो, जो गुजरात में और महाराष्ट्र में, सबकी सबकी अपने स्टेट की एक पॉलिसी बनी है कि भाई हम आपको टैक्स का बेनिफिट देंगे, हम आपको फलाना देंगे, वो देंगे, तो सब अपने अट्रैक्ट करते हैं कि इन्वेस्टमेंट लगाओ। उसी तरह से ये एक कम्युनिटी सेंटर है। ओके। और ये जो ओनर ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम है, अगर समझो अप्लाई करना है, समझो अभी मैं डिसाइड नहीं किया, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे कि अगर मुझे अप्लाई करना है समझो, तो ये मैं खुद कर सकता हूँ कि इसके लिए कंसल्टेंट जरूरी है? इसके लिए भी कंसल्टेंट जरूरी नहीं है, उसके फॉर्म्स है ना वहाँ बने हुए हैं, फॉर्म्स ओके। उसके सर्विस कनाडा की वेबसाइट पे बने हुए हैं। वो फॉर्म्स अगर आप कहो तो मैं साथ साथ हम जो बात कर रहे थे तो उसके फॉर्म्स में भेज दूंगा, आप उसकी फॉर्म्स अपने आप पढ़ सकते हो। कंसल्टेंट ओके। ने कंसल्टेंट ने यही फॉर्म भरने के आपसे $3-4 हज़ार का बिल बना देना है। तो अगर आपके पास पैसे फालतू है तो आप कर सकते हैं, बाकी मैं नहीं समझता कि इसको वो है। बाकी मैं आपके उसके जो फॉर्म्स हैं आपको वो भेज देता हूँ। आप फॉर्म्स को देखकर आप यू कैन गेट एन आइडिया कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, और यू कैन फाइल दिस ऑन योर ओन। लिटरली इसमें कोई किसी लॉयर ने भरना है, कुछ करना है, इट हैज लिटरली हैज नो इफेक्ट। तो मतलब इंडिया में बैठ के ही कर सकते हैं? हाँ, इंडिया में बैठ के, लेकिन उसमें इंडिया में बैठ के करने का उसमें ये है कि कुछ डॉक्यूमेंट्स उसमें इसमें ओनर ऑपरेटर में लगेंगे, जैसे कि आपने कंपनी बनाई कि नहीं बनाई, आपकी कंपनी का नाम क्या है, कनाडा में कंपनी बनाई है, उसके कोई टैक्स आईडी नंबर क्या है, आपने आपके पास बैंक अकाउंट है वगैरह वगैरह। तो ये सब छोटे छोटे काम करने के लिए आपको एक बार आना ही पड़ेगा। हाँ, जैसे अगर कंपनी आपको बनानी है तो कंपनी आप ऑनलाइन भी बना सकते हो, इंडिया में बैठे बैठे। अगर आपको वो करना है तो वो भी आप देख सकते हो। अगर आप उनकी वेबसाइट पे जाओगे ना, तो मैं हाँ। आपको बता देता हूँ कि आपको कंपनी कैसे बनानी है। कंपनी आप घर अपने इंडिया में बैठे बैठे ऑनलाइन भी उसका बना सकते हो, लेकिन वो प्रॉब्लम फिर होगी कि फिर आपसे वो कनाडा का अकाउंट वो पूछेंगे, एड्रेस पूछेंगे, हाँ, कनाडा ओके। का वो सब पूछेंगे, तो वो आपके पास होगा नहीं। तो इसलिए थोड़ा सा ये होता है कि भाई जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं या कोई इस तरह के, वो अपना एड्रेस यूज कर देते हैं, इसलिए लोग कहते हैं कि चलो तुम बना दो, एंड दैट्स हाउ दे आर चार्जिंग मनी और मेकिंग मनी, बट हाँ, देयर इज नो रीजन व्हाई यू कैन नॉट डू इट ऑन योर ओन। ओके। मैं और आपको उसके जो हाँ, 2-3 चल, फॉर्म्स वाला भेज देता हूँ। हाँ बोले। ठीक है। हाँ, और ये ओनर ऑपरेटर का जो प्रोसेस क्या है एग्जैक्टली, मतलब आप ही मुझे फॉर्म भर देंगे तो LMI ए आ जाएगा, बाई चांस समझ पकड़ के चलो कि आ गया मेरा LMI, हाँ, तो उसके बाद प्रोसेस क्या है इसके बाद? उसके बाद प्रोसेस है कि जब LMI आ जाएगा तो फिर आपको वहाँ फिर आपको वर्क वीज़ा अप्लाई करना है, जो न्यू दिल्ली हाई कमीशन में जो हाई कमीशन है, हम्म। उसको लेकर फिर आपको अपना वीज़ा अप्लाई करना है। जब वो फिर वीज़ा ऑफिसर वो आपसे हो सकता है इंटरव्यू करें या देखेंगे, या जस्ट हाँ। टू बी सेटिस्फाइड, फिर आपको वो वीज़ा लगाएंगे, तब आप आओगे, तब आप हम्म। आके फिर अपना यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस। और ये ओनर पर में अब ये जो ओनर ऑपरेटर में, अगर समझो मेरे कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस है वहाँ पे बिकने के लिए है समझो,
कोई बेच रहा है समझो, तो हाँ, अगर मैं वो परचेस कर लेता हूँ पहले, तो पहले परचेस करना पड़ेगा, उसके बाद अप्लाई करना पड़ेगा LMIA के? आप कैसे प्रोसेस कर? आप कर सकते हो, आप परचेज कर सकते हो, लेकिन वो बात ये है ना कि अगर ओनर ऑपरेटर जो आपकी जो एक बैकग्राउंड है वो उसी से रिलेटेड बिजनेस होना चाहिए। अगर आपने फर्ज करो आपने होटल खरीद लिया या कोई और ग्रोसरी स्टोर खरीद लिया, तो उससे ओनर ऑपरेटर का कोई कनेक्शन नहीं है। तो आपकी जो स्किल है, आपकी जो बैकग्राउंड है, एक्सपीरियंस है, उससे रिलेटेड अगर बिजनेस हो तभी खरीदोगे। और वो खरीदोगे कैसे? यहाँ बैठे बैठे इंडिया से कैसे खरीद लोगे? ये भी प्रॉब्लम है। नहीं 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 नहीं, मैं समझो वहाँ पे आया और वहाँ पे कोई प्रिंटिंग प्रेस बेचने के लिए समझो, मेरे हाँ, मेरे फील्ड का, और हाँ। अगर समझो वो आदमी मुझे बोला ठीक है मैं बेच रहा हूँ, इतना पैसा है, और तो ये पहले खरीदना होगा मुझे कि पहले आप अप्लाई करना होगा? आपको जो जहां तक खरीदने की बात है ना, आपको पूरे पैसे देने की जरूरत नहीं है। आपको एक उसका डाउन पेमेंट देके एक परचेस एग्रीमेंट बना सकते हो, उसको लेके भी आप कर सकते हो कि भाई दिस इज डिपेंडेंट ऑन माय एप्लीकेशन बीइंग अप्रूव्ड, और उसको देके भी आप कर सकते हो। तो आपको पूरा पूरा पैसे देने की जरूरत नहीं है। इनकेस एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ तो फिर मैं वो रिटर्न ले हाँ, सकता हूँ हाँ, पैसे? हाँ। तो उसके लिए फिर वो आपको कोई ना कोई वो वहाँ पर एक कमर्शियल एक लॉयर करना पड़ेगा। वो आपका रियल एस्टेट एग्रीमेंट बना देगा कि यू नो अगर मतलब जो वो भी टर्म्स रिफ्यूज एंड, करती है तो पैसे वापस होंगे। जी, मैंने आपको एक उस पे भेज दिया, एक आपको चैट है आपकी जो स्काइप पे, चैट पे हाँ एक हाँ भेजा है, फॉर्म डिटेल आया कुछ। आया। तो ये एक फॉर्म है, अगर आपको खोलना है तो भी खोल के देख सकते हो। ये एक फॉर्म है, ये बस इतना ही फॉर्म है एक जो LMI अप्लाई करने का। अगर आपको आप फोन पे हो कि कंप्यूटर पे हो? नहीं अभी फोन पे है मैं। अच्छा, फोन पे हो। तो इसको आप अगर अगर आप कंप्यूटर पे खोल लो तो मैं आपके साथ फॉर्म को दिखा भी सकता हूँ कि फॉर्म में क्या क्या है। तो अगर नहीं तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाना पड़ेगा। ये मैं ओपन कर लेता हूँ। मेल कर रहे हो लिंक उसका? हाँ जी। मेल में आ जाएगा लिंक, ये कैसे? नहीं नहीं, मैंने आपको लिंक भेजा है, स्काइप के चैट में भेजा है। और अच्छा, आप छोड़ें, आप ये देखें, आप मेरा तो मैं मेरा मेरा हाँ स्क्रीन देखें आप। हाँ बताइए। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई पड़ रहा है? अभी तो हाँ आया आया। दिख रहा है ना स्क्रीन? हाँ हाँ दिख रहा है। ये फॉर्म है, फॉर्म की ये डॉक्यूमेंट्स हैं। और यही ओके। फॉर्म है जो लॉयर आपको कैलगरी का कहीं पर भी है, उसने भी यही फॉर्म भरने हाँ हैं आपके। ठीक है। ओके तो ओके। ये फॉर्म में 18 पेज हैं ऊपर। और ठीक है। ये फॉर्म मैंने आपको भेज दिया, आप इसको डाउनलोड करके खुद पढ़ सकते हो। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन जो भरनी है वो आपके सामने है। जैसे ये ओके। दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, हाँ दिख सेक्शन रहा 1, है। बिजनेस हाँ इन्फॉर्मेशन भरना। आपका बिजनेस का क्या नाम है, बिजनेस का आपने CRA है वो सब है, लीगल नेम क्या है, एड्रेस है वगैरह, ये सब तो वहीं पर होगा। उसके बाद आ ठीक जाए है। एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर का क्या नाम है, सेक्शन 2 में एम्प्लॉयर वही वही जो बिजनेस है वही है। हाँ इसके बाद आ जाए ऑल्टरनेट कोई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन सेक्शन 3 है, अगर कोई लॉयर कर रहा है तो उसका नाम चाहिए इसमें। हाँ जरूरी नहीं है, राइट। अगर है तो ठीक है। उसके बाद है लेबर इम्पैक्ट। ये है, देखिए सेक्शन 4 में लिखा है कि कितने एम्प्लॉयज इससे बस होंगे, कितने बनेंगे, मतलब कि क्या इसका हाँ इम्पैक्ट होगा। तो जी ये सारे क्वेश्चंस बड़े ही सिंपल क्वेश्चन है, इंग्लिश में क्वेश्चन है, कोई कॉम्प्लिकेटेड इसमें साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है, यस नो क्वेश्चन है। तो ठीक ये है। ऐसे आपको भरना है। लेट्स गो टू जॉब ऑफर। ये है कि भी कितने TFE है, तो आपके इसमें 1 है, व्हाट इज द जॉब टाइटल, आपका हम्म, GM और वट एवर। सो आई कैन टाइप, इसमें टाइप भी कर हम्म, सकते हो PDF में सारा। तो इसमें हाँ सारा PDF हाँ। डिस्क्राइब। सो नीचे है हम्म, कितनी सैलरी होगी वगैरह वगैरह सब कुछ दिया हो। सो इट्स अ वेरी ठीक। सिंपल फॉर्म। आप इसको, पर इसके लिए थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी, जैसे कंपनी आपकी फॉर्म हो वगैरह वगैरह, तो इसमें सारा है। हम्म, और मैं आपको बता देते हैं वर्क लोकेशन है, कहाँ पर काम होगा, ये क्या है, क्या काम है वगैरह। तो लेट मी सी, सो दे आर क्वाइट सिंपल। कितनी आपको बेनिफिट, जैसे आप अपने लिए कर रहे हो ना कि यू वांट टू बी अ एम्प्लॉय, यू वांट टू बी अ मैनेजिंग डायरेक्टर समथिंग, तो कितनी आपको सैलरी मिलेगी वगैरह वगैरह। तो ऐसे बता इसमें दो। है। सो दैट्स इट, रिक्रूटमेंट ये वो सब कुछ दिया हुआ है। ओके। एंड दिस फॉर्म विल एंड हियर। आपको ये देखिए सारे ट्रांजिशन है क्या है, ये नीचे आ गए मैं। और नीचे इसको भर के फिर प्रिंट करके आपको साइन करना है। और जैसे आप ये देख रहे हैं यहाँ पर, हम्म, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय, सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉय 2 अगर दूसरा है, तो ये भर के आपको फिर इसको हम्म, ईमेल, इनको इनको वो कर देना है, अपलोड। मेल मेल कर देना है, या इसको अपलोड भी होता है, ऑनलाइन भी होता है। और इसकी जो फीस है वो भी क्रेडिट कार्ड से फीस देंगे आप।
$1000 फीस रखी है इसकी पर एम्प्लॉय, सो 1000 into 1, so ये मतलब कि it's not a secret, you can read about this फॉर्म। और अगर आपको सर्च करना है, गूगल पे सर्च करना है, तो आप ये जो ऊपर दिख रहा है, ये दिख रहा है लेबर मार्केट इफेक्ट। हाँ, इसको आप कॉपी पेस्ट करके गूगल में आप सर्च कर देंगे तो वो भी आ जाएगा। तो ये है। और जिसको मैंने आपको लिंक आपको भेज दिया है इसमें ईमेल, आप स्काइप में भेज दिया है। ठीक। तो ये चक्कर है। और अगर समझो ओनर ऑपरेटर में हम अप्लाई करते हैं और इन केस रिजेक्ट हो गया बाय चांस, तो ये मेरे फर्दर इसमें कोई प्रॉब्लम देगा अगर दूसरे किधर में अप्लाई करता हूँ? नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये LMI एप्लीकेशन है, ये सर्विस कनाडा से होती है, इसका वीजा से कोई कनेक्शन नहीं है। ये 2 पार्ट प्रोसेस है, पहले LMI होगा, उसके बाद वीजा तक जाएगा। तो आपके पास एग्जिस्टिंग, अगर आपके पास वेस्टर्न वीजा है, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा इसका, कोई इम्पैक्ट नहीं है। और अगर समझो मैं कनाडा में आता हूँ और वहाँ पे समझो जैसे आपने बताया कि कोई बिजनेस आप परचेस करता हूँ, उसमें कुछ एडवांस पेमेंट करके मैं अप्लाई करता हूँ LMI के लिए, और अगर समझो वहाँ पे मुझे कनाडा में रहते हुए समझो 1-2 महीने में मिल गया अप्रूवल, तो फिर मुझे इंडिया रिटर्न आना होगा वीजा लगाने के लिए? क्या आने की जरूरत नहीं है। अगर आपका ओनर ऑपरेटर वहाँ पर पास हो गया, या कोई वहाँ पर आपकी जो एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन PNP की एप्लीकेशन आ गई, तो आपको विद इन कनाडा ही उसको चेंज कर सकते हैं। आपको मजबूरी आपको इंडिया आने की जरूरत नहीं है। और ये ओनर ऑपरेटर के लिए इवैल्यूएशन वगैरह करना पड़ेगा इसी? मैं समझा नहीं आपकी बात, दोबारा बोले। ओनर ऑपरेटर प्रोग्राम के लिए जो डॉक्यूमेंट्स लगेगा, तो उसमें एजुकेशन का जो सर्टिफिकेट्स वगैरह को नहीं, एजुकेशन का नहीं है, लेकिन ये जरूर शो करना है कि आपका एक्सपीरियंस क्या है ये सब करने के लिए। हाँ, वो तो इंडिया का डॉक्यूमेंट्स, जो मेरा जो कंपनी का प्रोफाइल पूरा है वो डॉक्यूमेंट्स है, IT रिटर्न्स है। हाँ, वो सारा लगेगा, रजिस्ट्रेशन वगैरह है। हाँ बिल्कुल। मैं आपको जो आपको बता रहा था कि मैनिटोबा, मैंने आपका नाम लिया, मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ आपको स्क्रीन पे। एक सेकंड होल्ड कर जाना, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ, और इसको आप खुद ही जाके अपना एक सेकंड मैं करता हूँ स्क्रीन को, और स्क्रीन को दिखा देता हूँ। दिख रहा है स्क्रीन पे? कुछ दिख रहा है? क्या लिखा है ऊपर? हाँ, आया। मैनिटोबा माय न्यू होम। ये यहाँ थोड़ा सा सस्ता है, बिजनेस इन्वेस्टर्स। हाँ, तो इसमें क्या चाहिए, देखो इसमें लिखा हुआ है एक्सपीरियंस चाहिए 3 साल का, जो आपके पास है, ठीक है। और ऑफिशियल लैंग्वेज ये आपके पास है। एजुकेशन मिनिमम हाई स्कूल चाहिए, वो आपके पास है। एज उसके पॉइंट्स हैं 25 to 49, तो उसके पॉइंट्स हैं, बाकी चलो है तो है, नहीं है तो पॉइंट्स नहीं है। बिजनेस इन्वेस्टमेंट चाहिए, मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए $250,000। ये देखा आपने? हाँ, देखा। हाँ, यही चीज मतलब कि $2.5 लाख आप सोचो कि कितना इंडिया का हो गया, 1.25 करोड़ शायद। 1.25 करोड़। हाँ, तो ये आप 1.25 करोड़ का आप टोरंटो में कुछ आपके पास आएगा ही नहीं, मतलब आपको कॉस्ट से थोड़ा अंदाजा हो गया। नहीं, वहाँ पे तो कुछ नहीं, वहाँ कुछ नहीं आएगा। और ये है कि अगर आप मेजर सिटी में जाओगे, अगर आप जो कैपिटल से बाहर जाओगे, तो वहाँ इवन और कम है, फिर 1.5 लाख है। ये देखो 1.5 लाख। हाँ, तो एक दिस इज एन आइडिया। तभी मैं आपको इनकरेज कर रहा हूँ कि आप दोबारा जब भी आओगे, तो ये छोटी जगह में जरूर जाके एक हफ्ता एक्सप्लोर करो। इसमें करना क्या है, आपको उस इन्वेस्टमेंट से आपको एक आदमी को नौकरी देनी है। ये देखिए, लिखा हुआ है, एक आदमी नौकरी देनी है, और आपको एक बिजनेस प्लान बनाना है कि भाई ये कैसे करोगे वगैरह, तो बनाना ही। और दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। आपका जो टोटल जो नेटवर्थ है आपके इंडिया में 5 लाख होना चाहिए, विच इज 2.5 करोड़ की आपकी प्रॉपर्टी वगैरह होनी चाहिए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड दैट्स इट, बस इतनी रिक्वायरमेंट है इसकी, और कोई रिक्वायरमेंट नहीं। अगर आपके पास ये सब है तो आपकी PR, बहुत लोगों को इंडिया में पता नहीं है, वो सोचते हैं पता नहीं क्या करना है, कंसल्टेंट भी ऐसे बेवकूफ बनाए जा रहे हैं। तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा नहीं है। पर ये भी पूल सिस्टम रहेगा ना, इसमें पॉइंट्स रहेगा? हाँ, इसमें पॉइंट्स है, तो पॉइंट्स कोई पॉइंट्स तो होंगे। तो जैसे कि अगर आप $2.5 लाख की आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, कि दूसरा कोई चाइना से आ गया, कोई और यूरोप से आ गया, वो 1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो उसको पॉइंट ज़्यादा मिलेंगे। ये तो है ही, थोड़ा कंपटीशन तो है ही। पर उसके अलावा एक्चुअली वो आपका आइडिया देखते हैं। आइडिया मतलब कि आपका जो बिजनेस आइडिया क्या है।
हाँ, बिजनेस आइडिया अगर उनको जमेगा तो आपको जरूर वो आपको बुलाएंगे, इंटरव्यू करेंगे और पूछेंगे, आप उनको बता सकते हो जो भी बताना है आपको। तो और ये वहाँ पे मैनिटोबा में लैंग्वेज इंग्लिश है क्या फ्रेंच है? नहीं, वहाँ तो इंग्लिश चलती है, वहाँ फ्रेंच नहीं बोलते ज़्यादा। कई छोटे छोटे गांव में बोलते होंगे, लेकिन मेजोरिटी इंग्लिश में काम चलता है। हाँ, और इसके लिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको इन फ्यूचर आना है, अगर आपको ये करना है, तो एक जो आपने कागज़ तैयार रखे, जैसे आपके जो बिजनेस के कागज़ हैं, बिजनेस टैक्स रिटर्न है इंडिया के, आपके जो प्रॉपर्टी के कागज़ हैं, वो आप तैयार रखें। वो मैं आपको एक वो बता देता हूँ एक्चुअली। एक सेकेंड, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। आपके पास कंप्यूटर नहीं ना अभी इस वक्त, लेकिन कनेक्शन नहीं है ना, स्काइप नहीं है। स्काइप नहीं है। अदरवाइज मैं आपको डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि मैं ऐसे सारे डॉक्यूमेंट्स खोलूँगा यहाँ पर तो वो स्लो हो जाएगा। तो इसमें एक मैं ऐसा करता हूँ, आपका इसको व्हाट्सएप पे भेज देता हूँ। एक व्हाट्सएप पे सेकेंड, लिंक लिंक भेज देंगे तो चलेगा। जस्ट अ मिनट। व्हाट्सएप पे कुछ आया, देखना जरा। आया आ गया कुछ? आया। हाँ, व्हाट्सएप पे जो लिंक आया है उसको आप खोल के, उसके अंदर फॉर्म्स बने हुए हैं। ठीक। आपको क्या क्या फॉर्म्स चाहिए, क्या क्या उसकी जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए इन फ्यूचर, तो वो सब ओके। उसमें बने हुए हैं। और जब तक आपके पास 1-2 महीने का टाइम है, तो अपने फॉर्म्स, अपनी फाइल बनाए, फाइल में अपने करें। जैसे कि आपको मैं रेकमेंड करता हूँ मिनिमम 3 साल के, 3 इयर्स, 3 साल के आपकी आईटी जो रिलेटेड। बिजनेस के आईटीआर, बिजनेस का टैक्स रिटर्न, अपने पर्सनल, आपके और आपके वाइफ के आईटीआर चाहिए। फिर आपकी जी। जो बैंक स्टेटमेंट चाहिए सारी, जो आपके पास कितने फंड्स हैं वगैरह वो चाहिए, प्रॉपर्टी का कागज़ चाहिए, इस तरह के सारे वो चाहिए। आपका जो बिजनेस का, जो इंडिया का बिजनेस है, उसकी ऑर्गेनाइजेशन चार्ट चाहिए, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, कितनी सेल्स है वगैरह वगैरह, इनकम स्टेटमेंट वगैरह वो चाहिए। तो आपने एक फोल्डर बना के रखें, जब भी कहीं जी। बात होती है तो आपके पास फोल्डर तैयार होगा, एंड यू कैन अपलोड देम ऑनलाइन। आप यू कैन गेट योर, जब भी आप कभी अगर इन कनाडा जाओगे, वहाँ किसी से बात करोगे, सबसे पहले आपसे पूछेंगे कि आप अपने फाइनेंशियल्स दो, क्योंकि उन्हें बराबर। उन्हें उन्हें कैसे मालूम कि आपके पास पैसा है लेने के आप लिए, नहीं है सही वगैरह। करें। हाँ, बराबर हाँ, बराबर। ठीक। और बोलें। अ, अभी आपने कभी ओनर ऑपरेटर या ऐसा कोई प्रोग्राम को किसी का मतलब आपने किया है फाइल? नहीं, मैंने ओनर ऑपरेटर का नहीं फाइल किया। मैंने आज तक ओनर ऑपरेटर किसी का फाइल नहीं किया। और मैं पीएनपी। ओनर, हाँ, पीएनपी में फाइल किया है, ऐसे एंटरप्रेन्योर के केस। और रेगुलर पीएनपी, स्किल एमपी, जॉब बेस एमपी, वो मैं फाइल करता हूँ। वो और तो हमारा बिजनेस ही है। नॉर्मली कंसल्टेंसी कितना लगता है, उसके चार्जेस कितना होता जो एंटरप्रेन्योर पीएनपी की बात करें, जो आपके जो रिलेटेड है, उसमें एनीवेयर बिटवीन $7,000 to $10,000, इन दैट रेंज, डिपेंडिंग ऑन के उसमें क्या प्रोजेक्ट, क्या उसमें डालना है? है। लेकिन मेरा काम तब शुरू होता है जब आप बिजनेस आइडेंटिफाई कर लो। सो एग्जांपल कि आपने अगर सोचा कि मेरे को ये प्रिंटिंग प्रेस खरीदनी है, जब मेरे को पता है कि हाँ ये बिजनेस है, उसके बाद मतलब कि वी नो कि आपका जो बिजनेस प्लान क्या है। जब तक आपका बिजनेस प्लान क्लियर नहीं है, तब तक मैं काम, क्योंकि मेरा काम इमिग्रेशन का है, मेरा काम बिजनेस को चलाना नहीं है। दैट मीन्स कि अगर आपको बिजनेस जो आप बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस आप चूज करते हो, क्योंकि उसमें आपको प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, मतलब आई कैन नॉट डिसाइड, यू हैव टू डिसाइड। सो आपको, जब आपके पास बिजनेस आइडेंटिफाई हो जाए, आपका एक बिजनेस आउटलाइन बन जाए कि ये बिजनेस करना है, ऐसे करना है, तब तब यू कैन कम टू मी एंड देन आई कैन गेट स्टार्टेड। क्योंकि मेरा मेरा काम, दो काम है मेरे। एक तो मेरा काम है कि जो उस प्रोविंस से नॉमिनेशन की एप्लीकेशन डाल के आपको नॉमिनेशन के लिए फाइट करना, एक तो वो काम है। और उसके बाद आपके सारे फैमिलीज को, हस्बैंड वाइफ को वर्क परमिट देना। फिर जो बच्चा है विच इज less than 22, उनको भी डिपेंडेंट वीजा देना, वो सेकंड काम है मेरा। और लास्ट काम है कि आपको पीआर जाना। आपको जो पीएनपी से पीआर तक करीब करीब 2 साल का वेटिंग टाइम है, इमीडिएटली नहीं है, लेकिन तब तक आप यू कैन लिव इन कनाडा ऑन वर्क परमिट और आप रह सकते हो। लेकिन जो असली जो पीआर है वो उसमें 2 साल मिनिमम के बाद 1.5 18 साल से 2। प्लस। हाँ, 1.5 साल प्लस लगता है मिनिमम। तो फिर उसकी कस्टमर सर्विस देनी है ओवर 2 इयर्स। आप मान के चलो ये इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी।
ठीक है सर, काफी समझ में आया। एक मिनट। गुड गुड, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वेबसाइटों पे बहुत कुछ लिखा होता है, लोग बताते नहीं है, या अब जो हाँ जिसको भी आप, जो भी लॉयर है, जो भी कुछ है, क्योंकि मैं आपको ये बता दूं, चाहे लॉयर वो इंडिया का है, चाहे कनाडा का है, चाहे अमेरिका का है, उनका उनका एक मोटिव ये रहता है कि आप मेरे से काम कराएं। हाँ, वो तो है, ठीक है, वो तो आप पीछे ही समझ पड़ते रहे हैं। हैं, आप समझ रहे हैं कि आप वो उनका ये है कि इम्प्रेस करें कि आप मेरे से काम कराएं, उसके मतलब उनको हमें दे आर रेडी, उनको बिलिंग बनानी है। सो बराबर। मैं समझता हूँ कि उनकी इन्फॉर्मेशन एक न्यूट्रल इन्फॉर्मेशन नहीं है, वो अपने अपने को लेके चलते हैं कि भाई हाँ, वी हैव टू अट्रैक्ट द क्लाइंट। पर बराबर। मेरा मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं है। मैं तो आपको खुल के, आपने YouTube मेरे वीडियो देखे होंगे, मैं तो खुल के लोगों को कहता हूँ कि आप अपने आप करो, या ये अप्लाई करो, हाँ। या यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन, जैसे आपको थोड़ा सा होमवर्क पता लगा, यू कैन यूज दिस इन्फॉर्मेशन, अपनी तैयारी करो, डॉक्यूमेंट्स तैयार करो, एंड देन यू कैन नेगोशिएट विद एनी लॉयर यू वांट। अगर आप किसी लॉयर के पास जाओगे और उससे उसको ये बताओगे कि मेरे को इतना इतना पता है और ये मेरे फॉर्म्स पेपर तैयार हैं, तो वो पहली बात वो आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, और दूसरी बात आपको वो मतलब ही इज रेडी नाउ टू टेक योर केस, और उससे आप अपनी प्राइस को भी डाउन कर सकते हो। आई मीन इमेजिन करो कि अगर आपको जीरो नॉलेज है और आप सीधे लॉयर के पास चले गए, जी मेरे को कुछ नहीं पता जी, आप करके दो, उसे पता है कि ये तो बेवकूफ़ है, जहाँ 5,000 का है उसने 10,000 का बिल बना देना। बराबर। हाँ, तो ये ठीक है मेरा कि मकसद, हाँ ये एक्चुअली मेरा मकसद ज्यादा एक एजुकेशनल भी ज्यादा है, कि लोगों को बताया जाए कि व्हाट इज द लॉ एंड व्हाट इज द रियलिटी। हाँ, आपका जो मैं वीडियोस देख रहा हूँ तो उसमें तो यही पता चला है कि आप हाँ ज्यादा फोर्स नहीं करते हो कि मेरे पास केस भेजो। आप हाँ, नहीं डायरेक्ट बोलते हो कि आप। मैं नहीं परवाह। हाँ मेरे पास, जैसे आपने बात करी, मेरे पास ऐसे रोज के दो तीन लोग बात करते हैं, तो मतलब आई डोंट हैव ऐसी, ऐसे नहीं है कि मेरे को कि जी एक क्लाइंट आया जी इसको पकड़ के मेरे को असाइन कराना, आई डोंट हैव दैट स्ट्रेस, नहीं है मेरे पास। क्योंकि वही अभी वो जो कैलगरी का जो कंसल्टेंट था उसने मुझे रिटर्नशिप एग्रीमेंट जो भेजा है उसमें वही लिखा है कि पूरा आपको पहले 50% पेमेंट देना है, फिर एक बार आपका एलएमआई लग जाएगा, मतलब काम प्रोसेस में डाल देंगे तो फिर बाकी का पेमेंट देना है, और अगर इनकेस आपका रिजेक्ट होता है तो आपको कोई रिफंड नहीं मिलेगा उसमें। हाँ, ये प्रॉब्लम है, दिस इज अ प्रॉब्लम। हाँ आप उससे दो सवाल पूछो उससे, ठीक है, आप उससे दो सवाल पूछो, उससे पूछो कि आपने कहा कि रिजेक्ट हो जाएगा, उससे पूछो कि व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ अप्रूवल, इज इट रिजेक्ट। 5%, इज इट 10%, इज इट 20%, व्हाट इज द यू नो परसेंटेज ऑफ रेशियो। अप्रूवल। ठीक है, दूसरा दूसरा उससे पूछो कि चलो वो तो एक जनरल एक अप्रूवल रेट हो गया, आपने जो मिस्टर लॉयर, आपने पिछले 6 महीने में, नॉट 1 ईयर, नॉट 10 ईयर्स, पिछले 6 महीने में लोगों का कितने किया है। कितने ओनर ऑपरेटर आपने करे हैं, उनमें से कितने पास हुए और कितने रिजेक्ट हुए, ये पूछना, ये दूसरा सवाल हो गया। और तीसरा सवाल ये है कि जिसका आपने पास कराया है उसका मेरे को नाम दे दें, फोन नंबर दे दें, तो मैं भी उससे अपनी तसल्ली, अगर आप ये 3 सवाल पूछोगे ना, तो वो लॉयर आपको बेवकूफ नहीं बना सकता। फिर हाँ। उसको उसको ये पता लग जाएगा कि ये कहीं ना कहीं से सीख कर आया है। तो वो आपको नॉलेज बेवकूफ है। नहीं बना सकता। हाँ, जी। और अगर आपको तीनों सवालों से तसल्ली हो गई, फिर आपकी मर्जी है, आप उसे करो ना करो, आप बॉल इज इन योर कोर्ट देन। तो एक और आखिरी सवाल एक और भी है, हाँ चौथा सवाल ये है कि जब मेरा ओनर ऑपरेटर वीजा लगता है और मैं कनाडा में आता हूँ, ठीक है, उसके बाद एक्सप्रेस एंट्री में जब मैं फाइल करूंगा, ठीक है, मेरे को कितना वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कि उसके बाद मैं करूंगा, और वो पॉइंट्स जब कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे वेरीफाई करते हैं कि मेरा एक्सपीरियंस वैलिडेट हो रहा है नहीं हो रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम इस ओके। बात को रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप मेरे वीडियो को दोबारा सुनना तो हाँ आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक। इसको मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि जब मैं काम करूंगा उस वर्क परमिट में, तो कितना टाइम काम करने के बाद मेरा एक्सपीरियंस वैलिडेट होगा कि वो बराबर। एक्सप्रेस एंट्री के मेरे को 50 पॉइंट या 200 पॉइंट मिल जाए, वो कब होगा? क्योंकि जी। ये भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि हम्म। जब आपकी पीआर की फाइल लगेगी, तब हो सकता है कि आपको एक्सपीरियंस को एक्सेप्ट ना करे, क्योंकि आपके पास एम्प्लॉय तो एक होगा या दो हाँ एम्प्लॉयज होंगे, ज्यादा तो होंगे तो नहीं।
तो अगर आप मानते हैं कि हम मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, अगर मैं बोलता हूँ जी कि आई एम द जनरल मैनेजर ऑफ द कंपनी और आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी, तो आपके दुकान में तो एक ही एम्प्लॉय है। हाँ, उसमें तो उतना फिर वो लगता नहीं है। हाँ, हाँ, बराबर। दुकान पे एक एम्प्लॉय है जो प्रिंटिंग डिपेंड का नहीं काम कर रहा है और दूसरा एम्प्लॉय है सीईओ हो गया, तो हाउ कैन दे एक्सेप्ट इट? ये बराबर। ये प्रॉब्लम होती है, ये लॉयर को खुद नहीं पता है और लॉयर ये तुक्के डाल रहे हैं, मतलब कि ये लॉटरी खेल रहे हैं कि हो जाएगा जी हो जाएगा। उन ये रियल क्वेश्चंस हैं और रियल चैलेंजिंग क्वेश्चंस हैं, और मैं नहीं समझता कि उनके पास कोई ऐसा कोई आपको कोई सेटिस्फाई करा सकते हैं या गारंटी नहीं ले सकते। आई मीन अगर अगर तो वो ये बोले ना कि लॉयर कि ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस अगर एक्सेप्ट नहीं होगा देन आई विल रिफंड योर मनी बैक, तो मैं एक अलग बात सोचूं। हाँ, हाँ, लेकिन हाँ, लेकिन बराबर। उन्होंने तो आपसे भी पैसे ले लेने, और बाद में क्या होगा, 6 महीने बाद, एक साल बाद क्या होगा, एक और उसके बाद बराबर, देन दे विल से गिव मी मोर मनी टू अपील है, वो तो एक लॉयर का बिजनेस है, ये बराबर बात का है। बिजनेस। बराबर। हाँ और सर ये पूछना था कि अगर समझो मैनिटोबा है या बीसीसी मैंने एंटरप्रेन्योर में समझो अप्लाई कर दिया, समझो लग गया मेरा, उसके हाँ बाद फैमिली फैमिली को मैं इमीडिएट बुला सकता हूँ कि सिर्फ मुझे आगे जाना होगा बिजनेस संभालने के लिए, नहीं फैमिली भी नहीं, साथ में आप फैमिली को लिया, वही मैंने आपको पहले बताया ना कि अगर आपको पीएनपी का मैं पीएनपी की बात कर रहा हूँ ना, ऑपरेटर की बात नहीं कर रहा चले? हूँ। अगर आपको पीएनपी का नॉमिनेशन मिलता है तो आप अपने वाइफ को और जो बच्चे हैं जो 22 एंड बिलो, उनको साथ में हम इसको वर्क वीजा, दैट मींस हस्बैंड और वाइफ को वर्क वर्क परमिट, और ओके। दोनों बच्चों को स्टडी वीजा पे हम ला सकते हैं, तो होल फैमिली कैन कम एंड स्टार्ट देयर लाइव्स इन कनाडा। और जो बच्चे मेरे आने के बाद उनको जो एजुकेशन वहाँ पे भी लगाना है, समझो कॉलेज में लड़के का एडमिशन कराना है, लड़की का स्कूल में एडमिशन कराना है, तो इसमें जो फीस लगेगा वो फीस हाँ, एज अ अच्छा अच्छा सवाल कैंडिडेट पूछा आपने। कैंडिडेट। हाँ, मैं बता रहा मतलब हूँ ज्यादा मैं पैसा बता रहा हूँ लगेगा उसका आंसर। नॉर्मल। सवाल आपका ये है कि जो बच्चा जो 12वीं तक पढ़ेगा वो फीस जीरो है, फ्री है। ओके। अगर आप जो जो पर जो मुझे 12वीं क्लास तक फीस इज फ्री। पर मुझे पीआर नहीं मिला है ना, जब तक तब तक नहीं, तो क्या तभी तभी भी। तभी फ्री है, तभी फ्री है। ओके। आप अगर फादर वर्क परमिट पे हैं और बच्चा जो है 10वीं 11वीं 12वीं पढ़ रहा है तो उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है। लेकिन जो कॉलेज में जाएगा 12वीं के बाद उसका आपको पे करना पड़ेगा। मतलब वो जो इंडिया के बच्चे पे करते हैं उतना पे करना होगा कि जो पीआर या कैनेडियन सिटीजन है उनके हिसाब से पे करना होगा? नहीं, जो फॉरेन स्टूडेंट्स है उनके फॉरेन हिसाब से पे स्टूडेंट। करना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी। वो आपकी पीआर। जो कॉलेज की फीस है जो वो तब आपकी लोकल होगी जब उस बच्चे के पास पीआर आएगा थ्रू फादर, थ्रू योर पेरेंट्स। ओके सर, काफी इन्फॉर्मेशन मिल गया मुझे वैसे। ठीक है। ठीक है सर। तो मैं समझो अगर आपसे करवाना है मुझे पीएनपी का, तो तो उसका फिर उसके लिए पहले आप आए, यहाँ पर एक बार आए, उसके बाद ठीक अपना बिजनेस को आइडेंटिफाई करें, ठीक थोड़ा सा देखें आपको मैनिटोबा आपको सूट कर रहा है, सैस्कैचुअन जाना है या बीसी जाना है, जो रीजनल वहां जाना है, कहीं जहां भी जाना है आपको, तो पहले ठीक आके उसको आइडेंटिफाई करें कि हाँ ये मेरे को बिजनेस खरीदना है या यहाँ पर मेरे को दुकान लीज पे लेके करना है, तो आपका मेरे को बिजनेस प्लान चाहिए आपका। ठीक फिर मैं काम शुरू करूंगा। उसके पहले ठीक मेरा ठीक। कोई रोल नहीं है, क्योंकि ठीक। मैं आपकी हेल्प बिजनेस में नहीं कर सकता, ये बात है। नहीं नहीं नहीं, हाँ वो तो है, मैं समझ। जी जी। तो और इसके अलावा कुछ क्वेश्चन रहेगा तो फिर मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, या इतना ही था जो अभी? नहीं, आप उसके लिए आप ऐसा करें, एक आध क्वेश्चन का कोई फायदा नहीं, आप अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बना लें ऐसे ही, एटलीस्ट मेरे ख्याल वी वांट टू जस्टिफाई एटलीस्ट 1 घंटा तो होना चाहिए, मतलब वी मस्ट हैव अबाउट 5-6 क्वेश्चंस, सो उसकी लिस्ट ठीक है। बना लें, दैट वी हैव टू डू द सेशन अगेन। ठीक है। ठीक। ओके। बाकी बाकी मेरी तरफ से मैं आपको बता दूं अभी भी कि इस वक्त टुडे यू आर ओके, यू हैव सफिशिएंट इंफॉर्मेशन टू प्लान, और जो भी कोई स्टेप लेना है, अभी आप ठीक किसी भी कैलगरी लॉयर फलाना लॉयर किसी को अभी पैसे देने की जरूरत नहीं है, और ठीक। उनसे आप ये कह दें कि वी आर पोस्टपोनिंग, कि हम्म, आप जब खुद आएंगे यहाँ पर और जी। खुद वो यहाँ पर आइन करेंगे तब कोई स्टेप लेंगे, तो ये उनको आप पहले बता दें, अभी और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ओके। जहां तक बात है कंपनी खोलने की या वो खोलने की, आपकी मर्जी है, ऑनलाइन करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे को लगता है इट्स टू अर्ली, आई थिंक हाँ, इट्स वो टू तो आने के, प्रीमेच्योर। हाँ, हाँ वहाँ पे आने के बाद भी हो सकता है। हाँ, इट्स टू अर्ली, और क्योंकि आपके पास वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं होगी, एड्रेस चाहिए आपको, वहाँ के फैक्स, फोन नंबर, ये सब चाहिए, तो वो थोड़ा मुश्किल है अभी, कोई ज़रूरी नहीं है। जब आप यहाँ पर आओगे
और वो तो आपको फिजिकल ऑफिस में भी एक तो दिन में ऑन द स्पॉट भी हो सकता है। इट्स नॉट अ बिग क्रिटिकल इशू कि अभी से हो जाए तो कोई फायदा हो जाए, ऐसा नहीं, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। और इससे एक पूछना था कि अभी मैं जैन में आया था वहाँ पे, और मैं फेब में रिटर्न आ गया। फेब में मतलब कोविड से पहले मैं रिटर्न आ गया था यहाँ पे हाँ इंडिया में। हाँ। ये मान लो कि अभी सितंबर अक्टूबर में फिर से चालू हो जाए इंटरनेशनल फ्लाइट्स, तो फिर मैं फिर अगर आता हूँ वहाँ पे, तो वहाँ पे इमिग्रेशन में ऑफिसर कोई क्वेश्चन करेगा मुझे कि क्यों आप अभी तो गए फेब में, फिर आप रिटर्न आ नहीं गए, फिर टूरिस्ट। नहीं, क्वेश्चन हर एक बार पूछेंगे, चाहे आप साल में 2 बार आओ या 3 बार आओ, दे विल ऑलवेज आस्क यू कि आप क्या मुझे पर्पस क्या है, क्या करने आए हो, कहाँ जाओगे, वो पूछेंगे। यही बताना है कि हाँ मैं हाँ बिजनेस का। बिल्कुल, बिल्कुल आप साफ बताना, बिल्कुल जैसे मैं कह रहा हूँ आपसे, उनको ये बताना, सिंपल 2 लाइनों में बताना कि मैं पहले आया था और आई एम अ बिजनेस ओनर इन इंडिया और मेरे पास पैसा है, मैं अभी आया हूँ, आई एम हियर टू एक्सप्लोर द बिजनेस, मैं यहाँ पर सर्वे करने आया हूँ, बस इतना बोलना, और कोई चक्कर नहीं है। सर्वे करूंगा, सर्वे करूंगा 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, रीजनेबल टाइम है, उसके बाद मैं वापस जाऊंगा और मैं फाइल करूंगा, ऐसे जो भी करना है इसको मैं लीगल करूंगा। लेकिन अभी का टाइम ये, और आपके पास होना चाहिए ना, आप कहाँ रुको, होटल में रुकोगे या प्रूफ वगैरह। हाँ, आपके पास होटल रिजर्वेशन या जो रहने की जगह होनी चाहिए, आपके पास एक राउंड ट्रिप टिकट होना चाहिए, ये सब तो, और आपके पास फंड्स होने चाहिए। तो अगर ये ठीक 2-3 चीजें हैं तो वो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। ठीक, चलो चलेगा। ओके सर, थैंक यू सब। थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार।